Assalamualaikum. The topic which we are going to discuss now is anti-gout drugs, means the drugs to the choose for the treatment of gout. So introduction, what is gout? Gout is a metabolic disease है जिसमें क्या होता है प्लाज्मा यूरिएट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इस कंडीशन को हाइपरजोरसीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो नॉर्मल यूरिएट लेवल होता है 1 से 4 mg पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर इससे बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गोट की कंडीशन आ सकती है और हाइपरजोरसीमिया इसको कहते हैं। यूरिक एसिड एक प्रोडक्ट होती है जिसकी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, जो कि लो पीएच पर होती है, एज लो वाटर सॉल्युबिलिटी, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। बट व्हेन यूरिएट लेवल इंक्रीज इन ब्लड इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन जॉइंट्स। जब क्या होता है कि यूरिएट के लेवल ब्लड के अंदर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर, किडनीज के अंदर और क्यूटिनस टिश्यूज के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, इनके डिपॉजिट बनना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है इस कंडीशन को टॉफी भी कहते हैं। जो काजेज क्या है जी, ये किस वजह से होता है कि अगर ओवर ड्रिंकिंग अल्कोहल बेवरेज हो तो उसमें हो सकता है, स्पेशली बियर वगैरह का यूज़ किया जाए तो फिर हो सकता है, और प्यूरिन की रिच फूड्स, जैसे फूड्स जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होता है उनको इस्तेमाल किया जाए तो उसका नहीं में हो सकता है लुकीमिया। इसके अलावा लिम्फोमा, पैलिसेथीमिया कंडीशंस अगर हो तो treated with the chemotherapy radiation। अच्छा, कीमोथेरेपी रेडिएशन इतनी मदद के ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और पैलिसेथीमिया के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये जो कीमोथेरेपी की रेडिएशन है ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करते हैं और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ड्रग्स जैसे कि थायराइड, फ्यूरोसमाइड और पैराजीनामाइड, इसके अलावा एथम्ब्यूटोल, लिवोडोपा एंड क्लोफेब्रेट, ये क्या करते हैं कि ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो किडनीज के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है और गोट की कंडीशन वगैरह पैदा होती है। द नेक्स्ट द एंटी गोट ड्रग्स, मतलब वो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द कंडीशन ऑफ गोट, ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोट। दैन अच्छा, इनकी कुछ मैकेनिज्म एक्शन है, फिर एक एक ड्रग की एग्जांपल दी गई है इधर के। ये क्या करते हैं इनहिबिटिंग यूरिक एसिड सेंसेस, यूरिक एसिड की सेंसेस को इनहिबिट करना या उसको रोकना, स्टॉप करना, इसके लिए इस्तेमाल होती है एलोप्यूरिनोल। और इंक्रीजिंग यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, मतलब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करना है, इसके लिए प्रोमेंसिड और सोफिनपाज़ोन यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद है इनहिबिटिंग द ल्यूकोसाइड माइग्रेशन टुवर्ड जॉइंट, ल्यूकोसाइड की जॉइंट की तरफ माइग्रेशन को इनहिबिट करना, उसके लिए कॉल्चिसिन होता है। और प्रोवाइडिंग जनरल एनेस्थेट का एक्शन प्रोवाइड करते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। क्लासिफिकेशन क्या है जी, फॉर एक्यूट जॉइंट, अगर एक्यूट जॉइंट का कोई कंडीशन हो तो उसमें एक्यूट जॉइंट की कंडीशन में क्या होता है कि ये पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें नेक्स्ट तौर पर एक ही जॉइंट को असर पड़ता है, ठीक है। इसके लिए ड्रग्स मोस्टली तौर पर एनासिड्स, इसके अलावा कॉल्चिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह यूज होती है, ठीक है। फॉर क्रोनिक गोट, अगर क्रोनिक गोट हो या हाइपरजोरिकेमिक हो, इसमें क्या होता है कि क्रोनिक गोट इज रिपीटेड, इसमें पेन और इन्फ्लेमेशन की रिपीटेड एपिसोड्स आती रहती हैं, मतलब तो कभी बार मतलब बार बार इसकी एपिसोड्स आती रहती हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन वगैरह होती रहती है। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जॉइंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल होती है उसमें प्रोबेंसिड आता है, सोफिन पैराजोन आता है और एलोप्यूरिनोल आता है। सो नेक्स्ट आगे इसके लिए एनासिड्स यूज़ की जाती है, इसमें होती है कि बहुत सी ड्रग्स यूज़ की जाती है, जैसे कि एंडोमेथाजिन यूज़ होता है, नेप्रोक्सिन यूज़ होता है और प्रोक्सिकैम यूज़ होता है, इसके अलावा डिक्लोफेनाक एटोरिकॉक्सिब यूज़ होता है, ठीक है। और अगर इसके जो इसका गोट का अटैक होता है उसको खत्म करने के लिए इनकी रिपीटेड डोजेस देनी पड़ती हैं बार बार। तो ये क्या करते हैं कि एक produces slow response as compared to colchicine but well tolerated and so more preferred than colchicine। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके प्रोडक्ट के रिस्पॉन्सेज है वो कॉल्चिसिन की निस्बत बहुत ज़्यादा इसके रिस्पॉन्स स्लो होते हैं, लेकिन फिर भी ये वेल टॉलरेटेड होता है, मतलब ये अच्छी तरह से अपना काम कर सकता है और हमारी बॉडी भी इसको टॉलरेट अच्छी तरह से कर सकती है। इसकी वजह से इसको कॉल्चिसिन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नेप्रोक्सिन, इसके अलावा नेप्रोक्सिन पेरोक्सिकैम इनहिबिट करते हैं किसको, कीमोटैक्टिक माइग्रेशन जो ल्यूकोसाइट्स की होती है, इन्फ्लेम्ड जॉइंट के अंदर ल्यूकोसाइट की जो एक माइग्रेशन होती है, एक कीमोटैक्टिक माइग्रेशन होती है, नेप्रोक्सिन और जो प्रोक्सिकैम है उसको ये क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं, ठीक है। So next is बट नॉट रिकमेंड फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। अच्छा, एनएसएड्स को लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अगर काउट वगैरह करनी हो तो उसके या हाइपरटेंशन में करनी हो तो उसके लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि इनकी एनएसएड्स की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है।
उसमें क्या है, कोल्चिसिन को अगर डिस्कस करें, इसमें क्या होता है, कोल्चिसिन एटमोनियल से या एटम कोकस से अल्कलॉइड को ये पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है। और इसकी जो ये इसकी आप कह रहे हैं ट्रीट करने की या जो पैथोलॉजिकल जो यूज़ है, इसको 1763 में फाउंड किया गया था, पता चला गया था ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसको फिर अपनी इसकी प्योर फॉर्म में 1820 के अंदर आइसोलेट किया गया था। और ये क्या करते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होते और ना इनकी कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, लेकिन इनको फिर भी गोटी इन्फ्लेमेशन के अंदर यूज़ की जाती है करते हैं, क्योंकि ये हाइपरजोडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। तो जो कोल्चिसिन का फर्स्ट अल्कलॉइड, अच्छा इस बात क्या है जी, जो इसकी पहली इन्फॉर्मेशन है कोल्चिसिन के बारे में ये मिली थी एबर्स पायरस या पायरस एबर्स एक बुक थी उसके अंदर, ठीक है। और ये लिखी गई थी तकरीबन 1500 BC के अंदर। तो इसके बाद है जी प्रोसेस ऑफ गोटी इन्फ्लेमेशन। गोटी इन्फ्लेमेशन मतलब किस तरह से होती है, उसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। इसमें क्या होता है कि हमारे स्नेवल फ्लूइड के अंदर जो यूरिक एसिड या यूरिएट के क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लूकोसाइड्स हैं वो जॉइंट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। और इससे फिर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होती है, यूरिएट के क्रिस्टल्स की फैगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं कि ग्लूकोप्रोटीन रिलीज करते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस होती है यूरिएट क्रिस्टल्स की, फिर इससे क्या होता है कि इसके बाद ग्लूकोप्रोटीन रिलीज होती है। और ग्लूकोप्रोटीन जब रिलीज होती है तो उससे एक तो होता है कि रिलीज करते हैं ये लाइसोसोमल एंजाइम को, इसके बाद फिर ये डिस्ट्रक्शन जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह इसका दूसरा मैकेनिज्म आता है कि इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज करते हैं लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को इन्फ्लेम्ड सेल के अंदर, ठीक है। इन्फ्लेम्ड सेल्स से ये लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी pH डिक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि मोर यूरिएट क्रिस्टल्स गेट प्रेसिपिटेटेड, यूरिएट क्रिस्टल्स और प्रेसिपिटेट होने लग जाती हैं और ये हमारे जॉइंट्स पर असरअंदाज होते हैं। सो इस बात क्या होता है कि इन दोनों के एंड पर ये होता है कि एग्रीगेट या वर्सन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वगैरह बदल जाती हैं, ठीक है। इनको अब दोबारा शुरू से देख लेते हैं। क्या होता है कि यूरिएट क्रिस्टल्स हमारे स्नेवल फ्लूइड के अंदर प्रेसिपिटेट होते हैं, जिससे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है। किस तरह शुरू होता है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोसाइड्स हमारे जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर ये ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे जॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फिर जो यूरिएट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनकी इंगल्फिंग होती है या फैगोसाइटोसिस होती हैं। और इससे क्या होता है कि ग्लूकोप्रोटीन रिलीज होती है। जब ग्लूकोप्रोटीन रिलीज होती है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इन्फ्लेम्ड सेल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और इससे उस जगह पर pH डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और pH जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि जो यूरिएट के क्रिस्टल्स हैं वो और ज़्यादा वहाँ पर जमा होने शुरू हो जाती हैं और ये इफेक्ट करते हैं जॉइंट्स को। और इसके बाद क्या होता है कि एक जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो पहले से भी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसके दूसरा मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि ये लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से भी फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वगैरह पैदा होती हैं और हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब कोल्चिसिन किस तरह एक्ट करती है। कोल्चिसिन का यहाँ पर कंप्लीट मैकेनिज्म दिया गया है। कोल्चिसिन क्या करती है कि ये फेब्रिलर प्रोटीन जिसको ट्यूबुलिन कहते हैं, ठीक है। एक फेब्रिलर प्रोटीन होती है जिसको ट्यूबुलिन कहते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं और इससे क्या होता है कि डीपोलिमराइजेशन करते हैं किसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये डीपोलराइज करते हैं और इससे फिर ये सेल की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसकी सेल की मोटिलिटी को जब डिक्रीज करते हैं क्या होता है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, उनके ग्रैन्युलोसाइट्स जॉइंट में मूव करते हैं और इससे क्या होता है कि सिम्टोमेटिक लीव फॉर गाउट होता है, ठीक है। गाउट को रिलीज मिलता है। अच्छा इधर ये जो मैकेनिज्म दिखाया गया है कि किस तरह से मतलब स्नेवल फ्लूइड के अंदर यूरिएट क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होते हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है। और इसकी वजह से कीमोटैक्टिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं और ग्रैन्युलोसाइट्स माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, प्लांट्स की तरफ, ठीक है। कीमोटैक्टिक फैक्टर पैदा होते हैं फिर ग्रैन्युलोसाइट जॉइंट की तरफ मूव करते हैं और इसी जगह पर ही जो हमारे जो कोल्चिसिन है ये अपना एक्ट करती है और क्या करती है कि एक गाउट से रिलीज देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोबारा इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस। तो इसमें क्या होता है कि यूरिएट के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे सिनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है तो क्या होता है कि कीमोटैक्टिक
केमोटैक्टिक फैक्टर्स पैदा होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के जरिए, और ये क्या करते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स को जॉइंट की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है। अब इसी जगह पर क्या होता है कि जब ये ग्रैन्युलोसाइट्स जॉइंट की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उस दौरान कॉल्चिसिन आता है। कॉल्चिसिन क्या करता है कि ये फिब्रिलर प्रोटीन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की डीपोलिमराइजेशन कर देता है, और इसके क्या करता है कि ये सेल्स की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। सेल्स की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस इसका फर्दर प्रोसेस होना होता है वो रुक जाता है और गाउट से एक रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अदर एक्शन ऑफ कॉल्चिसिन क्या है, मतलब कॉल्चिसिन के और अदर एक्शन, इसके अलावा कॉल्चिसिन किस तरह से एक्ट करता है। ये क्या करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करता है, और इससे क्या होता है कि मेटाफेज अरेस्ट आता है, एक मेटाफेज अरेस्ट आता है। तो क्या होता है कॉल्चिसिन जो है वो मेटाफेज स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, और इससे एक मेटाफेज की अरेस्ट आती है और कैंसर की कीमोथेरेपी में मदद मिलती है। लेकिन कीमोथेरेपी की जो कैंसर की कीमोथेरेपी इसके लिए ट्राई तो होती है कॉल्चिसिन की, लेकिन इसकी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसके बाद क्या है जी, गट एक्शन दूसरा इसका है। अदर एक्शन इसकी एक एंटीमाइटोटिक हो गया, ठीक है, और दूसरा गट एक्शन। गट एक्शन में क्या होता है, गट की मोटिलिटी न्यूरल मैकेनिज्म के तरीके की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये ओरली तौर पर अच्छी तरह ऑब्जर्व होते हैं। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिफॉर्मली तौर पर हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये मेटाबोलाइज होते हैं हमारे लेवल के अंदर। और नेक्स्ट है जी, ये एलिमिनेट होते हैं बाइल के जरिए, ठीक है, बाइल के जरिए एलिमिनेट होते हैं, और दूसरा हमारे यूरिन और फेसेस वगैरह के जरिए एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट टॉक्सिसिटी ऑफ कॉल्चिसिन किस तरह होती है, ये होती है अक्सर हाई या इसके अलावा डोज रिलेटेड, मतलब हाई डोज की वजह से हो सकती है या वैसे भी डोज की वजह से हो सकती है। तो एट थेरेप्यूटिक डोज, अगर थेरेप्यूटिक डोज दी जा रही है तो टॉक्सिसिटी की वजह से क्या एडवांस वक्त हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वाटरी या ब्लड डायरिया हो सकता है इसकी वजह से। इसके अलावा अब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, और इसके बाद ये हमारे इंटेस्टाइन और के अंदर इसकी ड्रग की कम्बिनेशन हो सकती है, और ये हमारी मेयोसिस को इनहिबिट कर सकती है, मतलब हमारे सेल की ग्रोथ वगैरह का ये इनहिबिट कर देती है। इन ओवरडोज अगर इसकी ज़्यादा डोज ली जाए तो क्या होता है कि देखिए हमारी किडनीज को डैमेज कर सकती है, सीएनएस को डिप्रेस कर सकती है, जिसकी वजह हेडेक वगैरह हो सकता है, और बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं तथा एग्रेशन वगैरह पैदा हो सकता है। और ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब इंटेस्टाइन के अंदर इसकी कॉम्बिनेशन हो सकती है, और इसकी वजह से क्या होती है, इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग हो सकती है, और मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। क्रोनिक थेरेपी अगर इसकी देखी जाए तो क्रोनिक कंडीशन में जो थेरेपी की जाती है, क्रोनिक कंडीशन में इसकी थेरेपी नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से, और इसके अलावा ए ग्रैन्युलोसाइट्स वगैरह बनते हैं, और मायोपैथी हो सकती है इसकी वजह से, और लॉस ऑफ हेयर्स भी हो सकता है इसकी वजह से। ड्रग इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, इस ड्रग जो है मतलब कॉल्चिसिन इसका दूसरी ड्रग्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स जो हैं, ठीक है, उनका जब इंटरेक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं जैसे कि टर्वास्टेटिन है, फ्लोवास्टेटिन है, इसका लोवास्टेटिन या गैमफिब्रोजिल है, इनके साथ गैमफिब्रोजिल, फ्लोवास्टेटिन, टोरवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, ये जो कोलेस्ट्रॉल की ड्रग्स हैं, जब इनके साथ कॉल्चिसिन का होता है कॉल्चिसिन का इंटरेक्शन होता है, क्या होता है कि सीरियस मसल डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो कि डाइट्रोक्सिन वगैरह है, इनमें क्या होता है, इनमें भी सीरियस मसल डैमेज देखने को मिलता है। देखिए एचआईवी ड्रग्स जो एचआईवी को ट्रीट करने के इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एडेनाविर और इसके अलावा अटाजिनाविर और नेल्फिनाविर, इसके अलावा सुकिनाविर और जो रिटोनाविर, ये जो ड्रग्स हैं इनके साथ अगर कॉल्चिसिन का इंटरेक्शन होता है इसमें भी सीरियस मसल डैमेज देखने को मिलता है। इसके एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि निफाजोलिन है, तो इसके साथ भी यही कंडीशन होती है, मतलब सीरियस मसल डैमेज होता है। एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरिथ्रामेसिन या इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन है, तो इनके साथ अगर इसको एक्ट किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से सीरियस मसल डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एंटी फंगल ड्रग्स देखे जाए, इसमें कीटोकोनाजोल और हाइड्रोकोनाजोल वगैरह यूज होती हैं। हाइड्रोकोनाजोल वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं, और ये क्या करती हैं कि ये इंक्रीज़ करती हैं किसको, कॉल्चिसिन के इंटरेक्शन को, ठीक है। कॉल्चिसिन की कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं जिनमें वेरम्पिल और रिल्टाजिपाम आ सकती हैं, ये क्या करती हैं, स्टमक पेन इनकी वजह से हो सकता है, इनके साथ इंटेक्शन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। जो कॉल्चिसिन को कहाँ यूज़ किया जाए, एक तो इसका यूज़ है कि इसको गाउट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बट द ड्रग टू कंट्रोल एन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, ठीक है, इसको गाउट के अटैक को ट्रीट करने के लिए ये एक बेस्ट ड्रग है, और इसके अलावा 1 मिलीग्राम चूज़ किया जाता है ओरली तौर पर, और
ठीक है, 1 मिलीग्राम पर डे इसको यूज़ किया जाता है ओरली तौर पर। और किस तरह होती है कि 0.25 mg की एक डोज 1 टाइम डे में इस्तेमाल की जाती है, और इस तरह इसकी 3 डोजेज बन जाती हैं। ठीक है, 3 डोजेज इसकी बन जाती हैं। और ये क्या, और इसको जब तक जो गोट का अटैक है वो क्योर ना हो जाए उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रोफाइलैक्सिस कंडीशन ऑफ गोट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोल्चिसिन की जो 0.5 से 1 मिलीग्राम की ड्रग पर डे है, ये क्या करती है कि गोट को अटैक को वैसे प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बट नाउ डेज एनएसएड्स आर प्रेफर्ड इन दीज में, मतलब आप आजकल एनएसएड प्रेफर की जाती हैं इस कोल्चिसिन की नस्बत, क्योंकि कोल्चिसिन की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो अदर चीज़ों से देखा जाए तो इनको प्लांट की ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, ये क्या करते हैं कि बाय इंड्यूसिंग पोलीप्लोइडी, ठीक है, पोलीप्लोइडी को इंड्यूस करने के लिए पोलीप्लोइडी को की इंड्यूसिंग के जरिए इसको क्या करती है कि ये प्लांटिंग ब्रीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट ऑफ द सेल, ये क्या है, पोलीप्लोइडी क्या है, पोलीप्लोइडी क्या है कि स्टेट ऑफ द सेल है ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पेयर बन जाते हैं। ठीक है, इन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड वैराइटीज स्ट्रेन्स एंड कल्टीवेट्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्रीडिंग का प्लांट की ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोलीप्लोइडी के जरिए, ताकि क्या होता है कि प्लांट की अच्छी वैराइटीज़ वगैरह और इनके अच्छे कल्चर्स वगैरह मिल सकें। तो नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या करती हैं कि ये इंट्राऑकुलर इंजेक्शन ऑफ सेरेब्रल स्टेरॉइड्स स्प्रेस सिम्टम्स एक्यूट कोड। ठीक है, इनका इंजेक्शन के जरिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्या है कि इस इंजेक्शन इंट्राऑकुलर तौर पर इंट्राऑकुलरली इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंजेक्शन होता है स्टेबल स्टेरॉइड्स का। स्टेबल स्टेरॉइड्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं गोट की सिम्टम्स को। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, पेन को डिक्रीज करते हैं, इसके अलावा स्वेलिंग को डिक्रीज करते हैं, रेडनेस को कम करते हैं, और गोट की वजह से हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि पेन को डिक्रीज करते हैं, इसके अलावा स्वेलिंग को डिक्रीज करते हैं, और रेडनेस या इन्फ्लेमेशन वगैरह जो गोट की वजह से होती है उसको ट्रीट करते हैं। तो बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को क्या होता है कि सिर्फ उन पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि रीनल फेलर या पेप्टिक अल्सर वगैरह के से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जिनको पेप्टिक अल्सर या रीनल फेलर वगैरह है, क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उन पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको रीनल फेलियर है या हेपेटिक अल्सर वगैरह है, क्योंकि इनके लिए जो एनएसएड्स हैं वो इनके बॉडी में कंसंट्रेट कर जाती हैं, इसकी वजह से इनके एनएसएड की टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकती है। तो रिस्क ऑफ रिबाउंड ऑफ अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन ड्रग विड्रॉयल। जब ड्रग को छोड़ा जाता है उस वक्त क्या होता है कि रिस्क ऑफ रिबाउंड ऑफ अटैक हो सकता है, मतलब कि दोबारा अटैक हो सकता है कोड का जब इस ड्रग को लेना छोड़ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। तो इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल में आते हैं प्रेडनिसोलोन आ जाती है, जो जिसकी ड्रग होती है तकरीबन 40 से 50 मिलीग्राम होती है पर डे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कौन सी ड्रग है थी, प्रेडनिसोलोन। सो नेक्स्ट इज प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड क्या करती है कि ये एक लिपिड सोल्यूबल ऑर्गेनिक एसिड है जिसको जो कि 1951 में जिसको डेवलप किया गया था। मैकेनिज्म एक्शन देखी जाती है, इसमें क्या होता है कि प्रोबेनासिड ब्लॉक कर देता है किसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड की जो ट्रांसपोर्ट होनी होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये किस तरह ब्लॉक करता है, बाई ब्लॉकिंग OATP, मतलब ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर। ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये एप्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को ब्लॉक कर देता है। और इससे क्या होता है कि इनहिबिट और इससे क्या होता है कि रीअब्सॉर्ब एक्टिव यूरिक एसिड को रीअब्सॉर्ब हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है, इससे क्या होता है, दोबारा हम इसको देखते हैं। प्रोबेनासिड ब्लॉक करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को किस तरह से, बाय ब्लॉकिंग ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो प्रोबेनासिड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एसिड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये अब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और इससे क्या होता है कि ये एक्सक्रीट हो जाता है फिर हमारी बॉडी के जरिए। इसके काज एक्सक्रीशन मतलब कि रीअब्जॉर्ब कैसे होता है कि जब ये हमारे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं और किडनी, जब ये यूरिक एसिड हमारी किडनी में आता है तो अक्सर ये फुली तौर पर अब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, और ये फिर ही वापस चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोबेनासिड है ये क्या कहते हैं कि ये जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर आता है तो एक बार ये अब्जॉर्ब होकर फिर ये वापस आने लगते हैं, लेकिन इसको ये दोबारा रीअब्जॉर्ब करा देता है किसी और हमारे क्या कहते हैं उसको, न्यूरोनल लूप के अंदर, सॉरी न्यूरोनल कह रहा हूँ, नेफ्रोनल लूप के अंदर। ठीक है, इसको दोबारा अब्जॉर्ब करा देता है और इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी एक्सक्रीशन हो जाती है। सो नेक्स्ट इसकी फार्मास्यूटिक्स देखें तो
ये रैपिडली या ओरली अब्जॉर्व होते हैं, ठीक है। इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये तकरीबन 90% बाइंड हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, और इनकी मेटाबॉलिज्म होते हैं लिवर के अंदर, और ये भी एक्सक्रीट होते हैं हमारी यूरिन के जरिए। तो इनकी इंटरेक्शन ये किस किस के साथ शो करते हैं? एंटीबायोटिक्स में ये पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन और सल्फोनामाइड्स के साथ करते हैं इंटरेक्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन की इनहिबिशन हो जाती है। ये क्या करते हैं कि ये पेनिसिलिन, फेलोस्पोरिन और सल्फोनामाइड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यूरिनरी एक्सक्रीशन को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एनोसाइड्स में एंडोमेथिसिन और सेल्साइलेट्स के साथ ये क्या करते हैं कि एक्ट कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये भी यूरिन की जो एक्सक्रीशन होनी होती है उसको इनेबल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में अगर हम मजीद देखें तो जो रिफेम्पाइसिन है उसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और ये बाइलरी एक्सक्रीशन काज करवाते हैं, ठीक है। बाइल के जरिए एक्सक्रीट करवाते हैं उसको हमारे यूरिक एसिड को। सो नेक्स्ट एंटीमाइक्रोबियल नहीं, और ये बाइलरी एक्सक्रीशन के जरिए बाइलरी तौर पर एक्सक्रीट हो जाती है। तो एंटीमाइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं उनके साथ उनमें जो नाइट्रोफ्यूरेंशन आ जाए नाइट्रोफ्यूरनटोइन आता है, जो एंटीमाइक्रोबियल की क्लास में कैटेगरी में उसको साथ भी ये करते हैं, क्या करते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं किसको? ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को ये इनहिबिट कर देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोपेनोसिड। तो टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोपेनोसिड किस तरह से होती है या उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हैं? बेसिकली तौर पर डिस्पेप्सी हो सकते हैं, इसकी वजह से रैशेज हो सकते हैं, या कोई और हाइपर सेंसिटिव जो हो सकती है, और इसकी टॉक्सिक डोज क्या कर सकती है कि कन्वल्जन काज कर सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर काज कर सकती है, ठीक है। यूज ऑफ प्रोपेनोसिड, अब यूज ऑफ प्रोपेनोसिड किस तरह मतलब कहाँ और किस तरह से यूज होते हैं? तो ये क्रोनिक गाउट और हाइपरसोल्यूटोसिमी में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड लाइन या एक एडजंट ड्रग के तौर पर इसको यूज किया जाता है किसके साथ? एलोप्यूरिनोल के साथ। इसको एलोप्यूरिनोल के साथ एक एडजंट ड्रग या सेकंड लाइन एडजंट ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है, सेकंड लाइन ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है। तो 0.5 से 0.2 से 0.5 ग्राम तक इनकी दिन में 2 मरतबा इनकी ड्रग ली जाती है, और ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के जो यूरेट लेवल है उसको ये लो कर देते हैं, और इसके साथ ये आर्थराइटिस को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसका और ये ट्रॉफी को भी ट्रीट करते हैं। ट्रॉफी इसलिए कहते हैं कि हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का जमा हो जाना उसको कहते हैं गाउट, उसको कहते हैं ट्रॉफी। और इसके साथ कुछ अदर कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए पास होती हैं, बट ये क्या करते हैं कि इनफेक्टिव होती हैं ड्यूरिंग रीनल इनसफिशिएंसी। अगर किसी शख्स को रीनल इनसफिशिएंसी है तो उसमें ये क्या करते हैं कि ये इनफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, मतलब हमारे और इसके अलावा क्या है कि ऐसा जो ड्रग है जिसको प्रोपेनोसिड जिसको मतलब क्या है कि प्रोपेनोसिड दिया जा रहा है उसको पानी बहुत ज़्यादा पिलाना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपके रीनल इनसफिशिएंसी मतलब आपके गुर्दों के अंदर पानी आएगा, ठीक है, वाटर जब आएगा, और उसके बाद जब ये एक्सक्रीट होगा तो अपने साथ ये यूरिक एसिड को भी लेकर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तो प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन किस तरह होता है कि प्रोपेनोसिड जो पेनिसिलिन और एम्फीसाइलिन है उनके एक्शन प्रोलॉन्ग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये उनके रिलीज को जल्दी नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा एक्सक्रीट होती हैं और उनका एक्शन बहुत ज़्यादा देर तक होता है, ठीक है। ये और किस तरह करते हैं कि इनहेंस करते हैं और सस्टेन करते हैं ब्लड लेवल को, उनके ब्लड लेवल को इनहेंस करते हैं और सस्टेन करते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिन और एम्फीसाइलिन का जो एक एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉन्ड्रोई में यूज़ होते हैं और सब क्योर में यूज़ होते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट इज सल्फिन पैराजोन। अब सल्फिन पैराजोन जो ड्रग है क्या है कि पैराजोल के डेरिवेटिव है, ठीक है। So we are studying sulfin पैराजोन व्हाट इज इट इज ए पैरोल डेरिवेटिव। ये पैरोल का डेरिवेटिव होता है जो कि फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ रिलेटेड होता है, और इसकी एक कंसिस्टेंट क्या कहते हैं उसको यूरिकोसोरिक एक्शन होता है, ठीक है। और इनका कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता और ना ही कोई एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन इनको गॉट इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका अब मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं हम, पता चल जाएगा क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं कि ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड को इनेबल करते हैं, और इस क्या होता है कि इनेबल करते हैं प्लेटलेट की एग्रेशन को भी इनेबल करते हैं, और ये प्लेटलेट्स के मतलब जमा होने को भी इनेबल करते हैं, और इसके साथ ये यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को भी इनेबल करते हैं, जिसका क्या होता है कि
यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स वगैरह के अंदर जमा नहीं हो सकता या हमारे किडनीज के अंदर भी जमा नहीं हो सकता, और इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता है हमारे इसका गोट का। सो क्या है, दोबारा से हम देख लेते हैं क्या है कि पैरासोलोन का डेरिवेटिव है, ठीक है। पैरासोलोन का एक डेरिवेटिव है जो कि रिलेटेड होता है किसके साथ, फिनाइल ब्यूटाजोन के साथ, और इसकी एक कंसिस्टेंट यूरिको सॉरी का एक्शन होता है। मतलब ये यूरिको सॉरी का एक्शन का मतलब ये है कि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या जैसे एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन इसको गोटी इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैकेनिज्म एक्शन देखें तो ये इनेबल करता है ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड को, और इसके अलावा ये इनेबल करता है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को भी। सो एग्रीगेशन प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को भी इनेबल करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो ये अर्ली तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो रैपिडली ऑब्जॉर्व हो जाता है। इसके बाद ये 98% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। इन एलिमिनेशन देखा जाए तो ये जो हमारी एक्टिव सेक्रेशन होती है इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के जरिए यूरिन में, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के में इसकी रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। सो नेक्स्ट है जी सल्फेनपेराजोन, सॉरी नेक्स्ट है जी इसका दूसरी ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन किस तरह होती है। चलो वेरजोन क्या होता है, शो इंटरेक्शन शो करता है दूसरी ड्रग के साथ। इसमें क्या होता है कि कैटेगरी ऑफ ड्रग, अब जब ये ओरल कॉगुलेंट में ये वारफरिन और इसके अलावा टॉलब्यूटामाइड के साथ एक्ट करता है, ठीक है। ओरल एंटी कॉगुलेंट देखेंगे तो इनमें ये वारफरिन के साथ एक्ट करता है और टॉलब्यूटामाइड के साथ एक्ट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इनके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एंटी एस्थमेटिक देखते हैं ये थियोफाइलिन से ऐड करता है और ये हमारे अस्थमा को वर्सन कर देता है, मतलब अस्थमा को ये और भी ज़्यादा कर देता है पहले की निस्बत। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ये वेरम्पामिल के साथ एक्ट करता है, और इसके बाद ये क्या करता है कि हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और ये रेगुलर हार्ट बीट काज करते हैं। एडवांस फैक्टर ऑफ सल्फेनपेराजोन, इसके जो एडवांस फैक्टर है इसमें क्या है कि ये गैस्ट्राइटेशन काज करता है, इसके इनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। रैशेज वगैरह या हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन काज करते हैं, रैशेज वगैरह हमारी स्किन के ऊपर हो सकते हैं, इसकी हाइपरसेंसिटिविटी वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब कि आप कहने वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग स्ट्रेन कंडीशन आ सकती हैं, और अगर इसके ओवरडोज ली जाए तो इसके कन्वर्जन हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोमा वगैरह हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और अल्सरेशन हो सकती है। इसको यूज़ किया जाता है कि इसके लिए क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन 100 to 100 मिलीग्राम बाइस डे, एक दिन में 2 मरतबा, ठीक है। गाउट ट्रीटमेंट, क्रोनिक गाउट की ट्रीटमेंट देखते। एलोप्यूनोल, अब एलोप्यूनोल किसके लिए ट्रीटमेंट, एलोप्यूनोल क्या होता है कि दिस हेपोक्सेंथीन एनालॉग वाज एंसाइड अ प्यूरिन एंटी मेटाबोलाइट फॉर कैंसर कीमोथेरेपी, इट हैड नो एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। क्या है कि एलोप्यूरिनोल एक हाइपोजेंथिन कैनलॉग है, इसको सेंसाइज किया गया था पहले एक प्यूरिन एंड मेटाबोलाइट के तौर पर ताकि इसको कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन इसकी कोई भी कैंसर को ट्रीट करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नो एंटी न्यूप्लास्टिक एक्टिविटी। तो ये क्या है कि इनहिबिटर है ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का, और इस एंजाइम का जो कि यूरिक एसिड की सेंसेस को इनहिबिट करती है। इससे अब देखेंगे एलोप्यूरिनोल, और एलोप्यूरिनोल कन्वर्ट होता है किसमें, एलोजेंथिन में, ठीक है। ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज के साथ एक्ट करता है और ये एलोजेंथिन में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्या करता है कि हाइपोजेंथिन जब इस्तेमाल होती है तो ये ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज के साथ एक्ट करता है, जिसको ज़ैंथिन में नहीं कन्वर्ट होने देता है। लेकिन अगर ये ज़ैंथिन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये ज़ैंथिन के साथ दोबारा ज़ैंथिन को कन्वर्ट करने के लिए, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज की जरूरत होती है, लेकिन ये दोबारा ज़ैंथिन ऑक्सीडाइज के साथ के ऊपर एक्ट करता है और इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकता है। सो नेक्स्ट है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो ये रैपिडली ऑब्जॉर्व होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता। इसके अलावा इनकी मेटाबॉलिज्म में देखा जाए तो क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान क्या होता है कि इनेबिट करता है अपनी ही मेटाबॉलिज्म की, ये इनेबिट करने लग जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन इनेबिट सेल्फ मेटाबॉलिज्म, तो इस बात का एलिमिनेशन क्या है, 1/3 एक्सक्रीट हो जाता है ये यूरिन के अंदर अनचेंज फॉर्म में, मतलब कोई चेंजिंग वगैरह इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। बगैर किसी एक्शन के 1/3 जो इसका होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। कैटेगरी ऑफ ड्रग देखी जाए तो इंट्रैक्शन एंटी कैंसर के साथ रिएक्ट, एंटी कैंसर में अगर देखा जाए तो M6 मर्सेप्टोप्यूरिन और इसके अलावा ज़ैथियोप्यूरिन, ठीक है। F6 मर्सेप्टोप्यूरिन और एज़ैथियोप्यूरिन इनके साथ एक्ट करता है, और ये क्या करता है कि नहीं, ये क्लास है और ये एक्ट करता है कि एलोप्यूरिनोल के साथ एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑल ड्रग्स को, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑल ड्रग्स को ये एक्ट प्रिवेंट करता है, किसके साथ एक्ट करके एजिथ्रोमाइसिन और एलोप्यूरिनोल के साथ एक्ट करके ये
डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स को प्रिवेंट करते हैं। सो इसके बाद यूरिकोसॉरिक्स देखे जाए तो ये इसकी एग्जांपल्स में यूरिकोसॉरिक्स की कैटेगरी में आते हैं जी प्रोपेंसिड के साथ एक्ट करे क्या क्या करता है जी, ये स्किन रैशेज काज कराता है, ठीक है। एलोपेरिनोल, अच्छा जब इसको एंटी कैंसर ड्रग के साथ यूज़ किया जाता है तो ये तमाम ड्रग्स की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर देता है। जब इसको यूरिकोसॉरिक्स जिसमें प्रोपेंसिड आती है, प्रोपेंसिड के साथ एक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या करता है कि किडनी और स्किन की डिसीज काज करा सकता है। एंटी एस्थमेटिक के साथ जब इसको यूज़ किया जाता है तो इसमें थियोफाइलिन से रिएक्ट करता है, स्किन रैशेज काज करा सकता है। इसके बाद हिमेंटिनिक्स के साथ जब ये एक्ट करता है अंदर आके, वो ड्रग्स जो है आयरन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती हैं, या आयरन की जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ एक्ट करता है, तो ये क्या करता है कि हेपेटिक आयरन स्टोर्स की मोबिलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है। जो हेपेटिक आयरन स्टोर होते हैं, मतलब कि हमारे लिवर के अंदर जो आयरन जमा होती है उसकी मोबिलाइजेशन करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये एडवांस फैक्ट्स इसको देखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी अगर इसको रैशेस वगैरह हो सकती है, और इसके बाद फीवर हो सकता है, मलेरिया और मस्कुलर पेन वगैरह हो सकते हैं। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। इसकी वजह से ये क्या है कि ये एक स्किन का डिसऑर्डर है जो कि म्यूकोनस मेम्ब्रेन के साथ में होता है, और ये पेनफुल रेड या रेडिश किस्म के इसमें स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। पेनफुल रेड या पर्पल रेडिश किस्म के स्पॉट्स बन जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन में देखा जाए हेडेज काज करवा सकता है, नोजिया काज करवा सकता है, डिजनेस, और इसके अलावा लीवर का डैमेज भी कर सकता है। तो उससे देखने तो इसको कोरोना गाउंड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको यूज़ किया जाता है 2-6 मरकैप्टोप्यूरिन या असिथियोप्यूरिन, इसको पोटेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्या करता है कि ड्यूरिंग कैंसर थेरेपी एंड इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसको काला आजार के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये इनेबल करता है लैशमीनिया को बाई किस तरह अल्टरिंग प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म को अल्टर करके ये लैशमीनिया को इनेबल करता है, और काला आजार में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन या प्यूरिन को पोटेंशिएट करता है किसमें, कैंसर थेरेपी में और इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।